राजमहल के कॉरिडोर से श्रुति और महामंत्री साथ साथ चले जा रहे थे। श्रुति राजकुमारी के इस व्यवहार से थोड़ी नाराज दिख रही थी। महामंत्री सब समझ गए थे और उन्होंने श्रुति को समझाते हुए कहा, श्रुति, मुझे पता है तुम्हें कौन सी चिंता खाए जा रही है। राजकुमारी अवंतिका का व्यवहार ऐसा कभी भी नहीं था, परंतु राजमहल में कुछ दिनों से जो गतिविधियां हो रही हैं, उनसे तुम्हें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कब कौन बदल जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। श्रुति ने महामंत्री की तरफ देखते हुए कहा, जी महामंत्री जी, परंतु इन सब में मुझे राजकुमारी का शामिल होना नहीं लग रहा है। वो तो अभी अभी आई हैं। महामंत्री चलते चलते ये सुनकर रुक गए। उन्होंने श्रुति की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। पुत्री। महामंत्री के मुंह से पुत्री शब्द सुनते ही श्रुति, जो अब तक जमीन को देखे कुछ सोचे जा रही थी, उसने अपना चेहरा उठाकर उन्हें एकटक देखना शुरू कर दिया। इधर महामंत्री की आंखें भी जैसे कुछ याद करके उदास हो गईं। मुझे ज्ञात है कि तुम रुद्र से प्रेम करती हो। श्रुति ने महामंत्री की बात को बीच में ही काट दिया। नहीं महामंत्री जी, मैं उसका ध्यान रखती हूं। प्रेम जैसा अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहा। श्रुति ने यह बात तो कह दी, लेकिन उसकी उदास आंखों ने महामंत्री को जैसे सब कुछ बता दिया। कोई बात नहीं, जैसा तुम उचित समझो, परंतु एक सलाह तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। श्रुति ने सोचते हुए महामंत्री की ओर देखा। महामंत्री ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों साथ साथ चलने लगे। गलियारे से बाहर आकर महामंत्री ने धीमी आवाज में श्रुति से कहना शुरू किया, बेटी, मुझे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि रुद्र पे एक भयंकर हमला होने वाला है, लेकिन वो कब, कहां और कैसे होगा, इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तुम्हें महाराज की मुख्य अंगरक्षिका नियुक्त करने का मेरा प्रयोजन ये था कि महाराज यानी रुद्र की सुरक्षा तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसका प्रमाण भी मैं देख चुका हूं। मैं चाहता हूं कि रुद्र के आसपास तुम कैसे भी करके रहो। पर महामंत्री जी, राजकुमारी का व्यवहार तो आपने देखा ही है। उन्हें तनिक भी कोई गलतफहमी हुई तो शायद वो सही नहीं होगा। श्रुति ने महामंत्री को समझाते हुए कहा, मुझे ज्ञान है इसका, परंतु मुझे इसका भी ज्ञान है कि तुम्हारी बुद्धि राजकुमारी की बुद्धि से कहीं अधिक है। तुम किसी भी समस्या का समाधान किसी विषम परिस्थिति में भी निकाल सकती हो। महामंत्री इधर बोले जा रहे थे, पर अचानक से श्रुति का ध्यान कहीं और चला गया। श्रुति ने मन ही मन सोचते हुए कहा, क्या इस ऑड सिचुएशन में मुझे पांडव भैया लोगों की मदद लेनी चाहिए? महामंत्री जी तो राज्य के आसपास के सारे जंगलों से अच्छे से यूज्ड टू होंगे। क्यों ना इनके थ्रू पांडव भैया लोगों तक मैसेज भिजवाऊं? पर पांडव भैया लोग कहीं हमें भूल तो नहीं गए? इतने दिन हो गए और उन्होंने हमारी कोई खोज खबर तक नहीं ली। श्रुति बताए या न बताए इसी उधेड़-बुन में थी। इधर पांडव एक गुप्त स्थान पे चिंतित बैठे हुए थे। उनकी चिंता को तोड़ते हुए भीम बोले, माता कुंती, उन 2 बच्चों का क्या हुआ? अभी तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। महामंत्री विदुर ने भी हमें कोई संदेश नहीं भिजवाया। ऐसे हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। पता नहीं आज क्यों मुझे उन दोनों की अत्यधिक चिंता हो रही है। भीम इतना कहने के साथ ही चिंतित हो गए। तभी अर्जुन ने भी भीम की बातों के समर्थन में अपनी बात रखी। माते, पूरा जंगल हमने छान मारा, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। ऐसा भी तो हो सकता है कि खाई में गिरने के बाद वो जंगल से बाहर ही चले गए हों। अर्जुन खोज करने की एक नई संभावना को बल देते हुए बोले। सब अर्जुन की बातों से थोड़े से सहमत भी हुए कि तभी वहां महामंत्री विदुर पहुंचे। महामंत्री विदुर, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? माता कुंती ने सवाल किया। राजमाता कुंती, हस्तिनापुर के कार्य में थोड़ा व्यस्त हो गया था। क्या चल रहा है हस्तिनापुर में महामंत्री विदुर? भीम ने कटाक्ष करते हुए कहा। हस्तिनापुर की दशा और दिशा बिगड़ती ही जा रही है। शकुनी अपने इशारे पे दुर्योधन को नचा रहा है। अभी वो अपने भतीजे के विवाह के लिए पड़ोसी राज्य गया है।
परंतु जाते जाते उसने गुरु शास्त्री को कारागार में डलवा दिया है। और तो और उनके कारागार तक केवल उसके विश्वास पात्र सैनिक या दुर्योधन व कर्ण ही जा सकते हैं। कर्ण का नाम सुनते ही कुंती चौंक गई। उन्होंने मन ही मन अपने आप से पूछा, कर्ण जीवित है? इसका मतलब वो दोनों भी जीवित हैं। श्रुति और रुद्र के साथ केवल कुंती मां ने ही कर्ण को उसी खाई में गिरते देखा था। इधर राजमहल में रुद्र अकेला ही टहल रहा था। वो भी राजकुमारी के अचानक से इस तरह आने से चिंतित था। वो मन ही मन सोच रहा था, राजकुमारी का अचानक से यूं आ जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रुति ठीक ही कह रही थी, हम शायद किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं? राजमहल के बाकी लोगों से तो अपनी पहचान छुपा ली मैंने, परंतु राजकुमारी अवंतिका ने कहीं पहचान लिया कि मैं महाराज उदयराज नहीं हूं तो। अभी वो इसी चिंता में था कि तभी एक दासी ने आकर कहा, महाराज उदयराज की जय हो। राजकुमारी अवंतिका आपके कक्ष की ओर आ रही हैं। इतना कहने के साथ ही वो दासी वहां से चली गई। इधर राजकुमारी अवंतिका के आने की खबर सुनकर रुद्र और भी परेशान हो गया। वो किसी भी तरह राजकुमारी अवंतिका का सामना नहीं करना चाहता था। वो वहां से निकलने का उपाय सोचने लगा। वो कक्ष की खिड़की की तरफ जाकर उससे उतर ही रहा था कि तभी वहां पीछे से राजकुमारी अवंतिका ने उसे आवाज दी, महाराज, खिड़की से क्यों जा रहे हैं? अवंतिका की आवाज सुनते ही रुद्र पलट गया। सामने अवंतिका प्रश्नवाचक की तरह उसे देखे जा रही थी। इधर सामने राजकुमारी को देखकर रुद्र हकलाने लगा, वो नीचे वहां मेरी अंगूठी गिर गई थी ना, अब उसे ही उठाने जा रहा था। रुद्र का मासूमियत के साथ यह कहना ही था कि राजकुमारी अवंतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या अंगूठी गिर गई और उसे उठाने के लिए स्वयं महाराज उदयराज खिड़की से उतरने लगे? अवंतिका इतना कहने के साथ और खिलखिलाने लगी। अरे आप किसी भी सेवक को बोल देते, वो लेकर आ जाता। इतना कहने के साथ ही अवंतिका रुद्र के एकदम पास आ गई। उसकी आंखों में रुद्र को एक अजीब सी शरारत दिखने लगी थी। वो रुद्र के गालों पे अपने हाथ फेरने लगी। इतने मासूम तो आप कभी भी नहीं थे, अचानक से कैसे हो गए? इधर कमरे के बाईं ओर के पर्दे से श्रुति ये सब देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाथ भी नहीं हटा सकता उसका यह आदमी? अरे मना तो कर ही सकता है। श्रुति इधर मन ही मन भुनभुना रही थी और उधर अवंतिका का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। श्रुति ये सब देख नहीं पाई। मरने दो इसे यहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं अब। इतना कहने के साथ ही श्रुति वहां से निकल गई। इतने दिनों के बाद आपको देख रही हूं। आज की शाम मैं और आप सिर्फ हम दोनों ही होंगे। राजमहल के बाहरी हिस्से वाले बगीचे में मैंने सबकी छुट्टी कर दी। आइए आप मेरे साथ। रुद्र का हाथ पकड़ के राजकुमारी अवंतिका उसे लेकर निकल गई। चौकोर आकार में किसी गोल्डन ग्लोब की तरह बना यह भाग इस राज्य की खूबसूरती की एक अलग ही परिभाषा थी। वैसे तो यहां सेवकों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज एकदम से वीरान था। राजकुमारी अवंतिका रुद्र का हाथ पकड़े इस बाग में आई। यहां आते ही उसके पैरों में जैसे किसी ने पंख लगा दिए। वो रुद्र का हाथ छोड़ अपने हाथों को आसमान की तरफ देखकर गोल गोल नाचने लगी। देखा महाराज, कितना खूबसूरत है ये। इतना कहने के साथ ही राजकुमारी अवंतिका रुद्र को एकटक निहारने लगी। उसका इस तरीके का निहारना था कि रुद्र झेंप गया। क्या बात है महाराज, आजकल तो आप शर्माने भी लगे हैं, अवंतिका ने रुद्र पे कटाक्ष करते हुए कहा। रुद्र ने मन ही मन कहा, इस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि मैं महाराज उदयराज नहीं बल्कि रुद्र हूं, एक साधारण इंसान। रुद्र अभी कुछ और सोचे तब तक अवंतिका उसके पास थी और भावुक होकर उसके गले लग गई। रुद्र एकाएक सकपका गया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। महाराज, आपको पता है, मुझे जब पता चला कि आपके साथ
इतना कहने के साथ ही वो थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन उनकी भावुकता के पीछे वहीं झाड़ी में छुपा एक षड्यंत्र रुद्र का इंतजार कर रहा था। झाड़ी के पीछे छुपा चंद्रभान ये देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। बहुत अच्छा महाराज उदयराज, आपकी प्रेम लीला मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। ये विषैला सांप अब सीधा आपको यमलोक पहुंचाएगा। उसने सांप को बक्से में से निकालना शुरू कर दिया। उधर रुद्र को अवंतिका पकड़े हुए अपनी बातें कहे जा रही थी। क्षमा कीजिए महाराज, आपकी मृत्यु कईयों की खुशी का कारण बनने वाली है। एक मृत्यु से इतने सारे लोग खुश हो रहे हों तो उस इंसान की मृत्यु आवश्यक है। चंद्रभान ने अपने सांप को बक्से से निकालकर रुद्र की तरफ भेज दिया था। सांप रुद्र की तरफ पहुंच ही रहा था और उसे डसने ही वाला था। वहीं रुद्र इन सब से अनजान था। रुद्र की तरफ सांप पहुंच चुका था और फन फैलाए उसे डसने ही जा रहा था कि एक तीर आकर सीधा उस सांप को लगा और उस तीर को किसी और ने नहीं बल्कि श्रुति ने ही चलाया था। वहीं रुद्र खुद के पैर के पास झट से आए तीर को देखकर घबरा गया। फिर अचानक से उसकी नजर सांप पर भी गई तो वो और डर गया। दूसरी ओर राजकुमारी अवंतिका श्रुति को देखते ही गुस्से में आ गई थी। तुम्हें यहां आने किसने दिया? अवंतिका की आवाज में श्रुति के प्रति नफरत को साफ सुना जा सकता था। उधर झाड़ी में खड़ा चंद्रभान छिपता छिपाता अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस जा रहा था। राजकुमारी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। माना कि तुमने हमारे महाराज और मेरे प्रेम को पुनर्जीवित किया है। महामंत्री जी ने हमें सब कुछ बता दिया है, परंतु तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हें ज्ञान नहीं कि हम यहां एकांत चाहते थे। शल्य नरेश की पुत्री अवंतिका एकाएक बहुत क्रोधित हो गई। तभी रुद्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजकुमारी अंगरक्षिका है हमारी, इसी वजह से मेरे पीछे पीछे आई होगी। क्षमा चाहूंगी महाराज, परंतु मैं आपकी होने वाली अर्धांगिनी हूं। यह अलग बात है कि अभी तक इसकी साक्षी अग्नि नहीं बनी है, परंतु मैं आपकी रक्षा स्वयं कर सकती हूं इस सांप से भी। इतना कहने के साथ ही राजकुमारी अवंतिका वहां से क्रोध में निकली। अभी वो 2-4 कदम ही बढ़ पाई थी कि सामने श्रुति को घुटने के बल बैठा पाया। वो हाथ जोड़े बैठ गई थी राजकुमारी के सामने। क्षमा राजकुमारी। श्रुति ने अचानक से अपनी गलती सुधारी। क्षमा महारानी जी, इस दासी से एक भयंकर अपराध हो गया। राजमहलों के संस्कार हम जंगलियों को कहां से पता चलेंगे? आप तो स्वयं एक स्त्री हैं। आपसे एक स्त्री होने के नाते क्षमा मांगती हूं। सुना है आपके पिता महाराज शल्य स्वयं क्षमा के स्वरूप हैं। उनकी पुत्री से एक गंवार क्षमा की उम्मीद तो कर ही सकती है। इधर श्रुति को इस तरह बैठा और बातें करता देख रुद्र को भरोसा ही नहीं हुआ और उसने मन ही मन कहा, अरे राजकुमारी, क्या जरूरत थी इतने क्रोध की? घुटने पे ये बैठी है, टाइम मेरा खराब करेगी। इधर श्रुति के इस प्रकार कहने से अवंतिका थोड़ी नरम हुई। उठो, परंतु आइंदा से ऐसे अपराध की सजा मृत्युदंड होगी। इतना कहने के साथ ही अवंतिका रुद्र की तरफ देखते हुए वहां से तेजी से निकल गई। इधर तब तक श्रुति भी खड़ी हो गई थी। अवंतिका के जाते ही रुद्र श्रुति के पास भागता हुआ आया। श्रुति, सॉरी यार, पता है कि रुद्र अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि श्रुति ने अपना सारा गुस्सा उस पे उड़ेल दिया। चुप रहिए महाराज उदयराज,
नहीं तो यही मृत्यु दंड दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर रुद्र की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए श्रुति ने कहा, कैसी हो ना तुम? इतना कहने के साथ ही वो भी वहां से पैर झटकती हुई निकल गई। रुद्र वहीं खड़ा रहा। पूर्णिमा की चांदनी रात भी कितनी नीरस हो सकती थी ना। रुद्र के मन में यही सोच चल रही थी। इधर अपने अंधेरे कमरे में चंद्रभान गुस्से में इधर उधर टहल रहा था कि तभी किसी की आवाज आई, युवराज, दीपक जला दूं? एक प्यारी सी मधुर आवाज उस अंधेरे कमरे में गूंज गई। कोई आवश्यकता नहीं, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। चंद्रभान का इतना कहना था कि वहां दीपक जल गया। मना किया था ना भानुमति। चंद्रभान ने गुस्से में भानुमति का गला पकड़ते हुए कहा। भानुमति की सांसें रुकने लगी। क्षमा कीजिए युवराज, दासी अवश्य हूं, परंतु आपको ऐसे अंधेरे में मैं नहीं देख सकती। भानुमति ने अपनी सांसों को समेटते समेटते कहा। चंद्रभान ने उसका गला छोड़ते हुए कहा, अब निकल जाओ यहां से। भानुमति ने भरपूर नजरों से चंद्रभान को देखा, लेकिन चंद्रभान तो जैसे कुछ देखना ही नहीं चाहता था। भानुमति चंद्रभान को ऐसा देख वहां से निकल गई। इधर चंद्रभान का गुस्सा तनिक भी शांत न हुआ। वो पर्दे के सामने देखने लगा। पर्दा वापस से लहराने लगा। आओ आओ और अब मुझे बताओ कि क्या करना है। सामने तो आती नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे छाया बनकर खेलने में मजा आता है तुम्हें। आओ और बताओ मुझे, क्या करूं मैं अब? आखिरी वाक्य कहते कहते चंद्रभान चीख पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ युवराज, इतने क्रोधित क्यों हो? उसी पर्दे से राजकुमारी अवंतिका ने निकलते हुए कहा। चंद्रभान ने पीछे मुड़कर देखा। अरे राजकुमारी! वो कभी पर्दे को तो कभी राजकुमारी को देखे जा रहा था। मुझे बुला लिया होता, आपने स्वयं कष्ट क्यों किया? चंद्रभान ने हकलाते हुए कहा। राजकुमारी ने उसे गौर से निहारते हुए कहा, आप अधिक कष्ट में लग रहे हैं शायद, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं आ गई हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चंद्रभान ने झेंपते हुए कहा। कहिए क्या बात है, मुझसे तो कह ही सकते हैं। राजकुमारी ने चंद्रभान को देखते हुए पूछा। चंद्रभान ने भी राजकुमारी की आंखों में देखा और जैसे वो कुछ समझ गया। तभी राजकुमारी ने कहा, मुझे मेरे और महाराज उदयराज के बीच वो अंगरक्षिका अच्छी नहीं लगती। तो हटा दीजिए उस अंगरक्षिका को। राजमहल में ऐसी घटनाओं का जिक्र भी कहां होता है। चंद्रभान ने उत्साहित होते हुए कहा। लेकिन आप ऐसा चाहती हैं ना? आप नहीं चाहते क्या ऐसा? राजकुमारी ने एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहा, जी बिल्कुल चाहता हूं। आज आप स्वयं मेरे कक्ष में आकर मुझे ये सब सामने से कहकर धन्य कर दें। चंद्रभान का चेहरा जैसे कुछ विचार करता हुआ वापस से खिल गया था। वो श्रुति को रास्ते से हटाने का मार्ग ढूंढने लगा। इधर हस्तिनापुर की काल कोठरी में गुरु शास्त्री की हालत खराब होती जा रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर जिज्ञासु परेशान हुए जा रहा था। उसने चिल्लाकर आवाज दी, अरे निर्दयियों, कम से कम पानी तो दे दो। तभी सामने से उसे पैरों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि दो सैनिक हाथ में सजे दो थाल लेकर आ रहे थे। जिज्ञासु ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक सैनिक ने आते ही कहा, अरे शिष्य जिज्ञासु, थोड़ा संयम रख ले, हस्तिनापुर इतना निर्दयी थोड़े ना है। उसने दूसरे सैनिक की तरफ एक कुटिल मुस्कान छोड़ते हुए कहा। कारागार का दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर आए। बिना भोजन और पानी के गुरु शास्त्री की हालत खराब हो गई थी। आपके लिए स्वयं महाराज दुर्योधन ने भिजवाया है ये स्वादिष्ट भोजन, परंतु देने से पहले आपकी सेवा करने को कहा है। अब आपको तो पता ही है उनके सेवा का मतलब। इतना कहने के साथ ही उसने अपनी पीठ पे छिपे हुए डंडे को बाहर निकाल लिया। जिज्ञासु ये देखकर पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अपने आप को संयमित करते हुए उसने कहा,
देखिए, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। उसका इतना कहना था कि सैनिक ने वो डंडा उस पे दे मारा। इधर रुद्र के शयन कक्ष में राजमाता मयूरी हाथ में थाली लेकर उसे खिला रही थी। श्रुति वहीं बाजू में खड़ी इस क्षण को बड़े प्यार से निहार रही थी। राजमाता मयूरी ने तभी रुद्र को बड़े प्यार से ताना दिया। बचपन से ही ऐसे ही हो तुम, हर समय खाने से दूर भागना। कब तक मैं अपने हाथों से खिलाती रहूंगी? अब आ गई है ना राजकुमारी अवंतिका। देखते हैं तुम्हारा ये नखरा केवल मां के सामने ही चलता है या अपनी धर्म पत्नी के सामने भी चलेगा। इधर श्रुति ने ये सब देख लिया और देखते ही देखते वो अपने कॉलेज इंटरव्यू वाले दिन पे चली गई। अरे खा लो, हमेशा खाने में लापरवाही। श्रुति ने रुद्र के मुंह में ब्रेड बटर ठूंसते हुए कहा। श्रुति, तुम्हें पता है ना, एग्जाम के पहले मैं कुछ भी नहीं खाता हूं। रुद्र ने ब्रेड बटर को चबाते हुए अपनी बात रखने की जगह बनाते हुए कहा। हाँ पता है, लेकिन ये पहले की बात होगी, अब से ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई हूं तो तुम्हें थोड़ा तो बदलना ही होगा मेरे लिए। श्रुति ने रुद्र की तरफ प्यार से देखते हुए ऑर्डर नहीं बल्कि रिक्वेस्ट की। रुद्र ने भी बड़े प्यार से श्रुति की तरफ देखा। वो अब आराम से बटर लगी हुई ब्रेड को खाने लगा। ये दही और धनिया तुम्हारे गुड लक के लिए। श्रुति ने कटोरी में रखे दही और धनिया को मिक्स करके रुद्र को खिला दिया। रुद्र ने उसे अपने गले के अंदर उतारते हुए श्रुति से पूछा, एग्जाम तो तुम्हारा भी है ना? हाँ, तो मैं भी तो खाऊंगी तुम्हारे हाथ से। श्रुति ने प्यार से रुद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा। रुद्र ने दही का कटोरा उठाया और उसे वो खिलाने ही जा रहा था कि तभी चंद्रभान की भारी भरकम आवाज ने श्रुति को वापस से वहीं पहुंचा दिया जहां वो थी। क्या बात है, महाराज के लिए इतना प्यार? कभी इस बेटे को तो खिलाया नहीं आपने अपने हाथों से। राजमाता मयूरी ने रुद्र को आखिरी निवाला खिलाते हुए चंद्रभान की तरफ देखा और कहा, तुम तो हमेशा से ही खाने के लिए जिए हो, तुम्हें खाना क्या खिलाना? तुमसे तो खाना अगर न छिपाया जाए तो तुम सबके हिस्से का खुद ही खा जाओ। मां ने ममतामयी शब्दों में चंद्रभान से कहा। चलिए, आज मुझे भी खिला ही दीजिए। चंद्रभान ने रुद्र के बगल में बैठते हुए कहा। उसने थाली की तरफ देखा, वो एकदम से खाली थी। मां ने सब रुद्र को खिला दिया था। चंद्रभान ने कभी थाली तो कभी राजमाता को देखा और वहां से ये कहते हुए उठ गया, मां, आपका प्यार। मुस्कान फैल गई, लेकिन श्रुति शॉक्ड थी। उसने मन ही मन कहा, इतना बड़ा नौटंकी भी है ये। अगले दिन राज दरबार पूरा सजा हुआ था। रुद्र का ये पहला सेशन था अपनी प्रजा के साथ। वो प्रजा के दुख दर्द को सुन रहा था। राजकुमारी अवंतिका, राजमाता मयूरी और राजकुमारी कमल नयनी वहीं बगल में रुद्र के पीछे वाले हिस्से में बैठे थे, जबकि सबसे पीछे श्रुति खड़ी हुई थी, जैसे एक अंगरक्षिका को खड़ा होना चाहिए। महाराज, मेरी 11 बेटियां हैं, परंतु अभी तक किसी का भी विवाह नहीं कर पाया हूं। एक साधारण किसान के पास विवाह के खर्चे के लिए कहां से इतनी बड़ी रकम आएगी?
किसान ने रोते हुए रुद्र यानी महाराज उदयराज के सामने कहा, आप तनिक भी चिंता ना करो। रुद्र ने महामंत्री की ओर देखते हुए कहा, महामंत्री जी, इन्हें राजकोष में से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं तत्काल। इतना सुनना था कि किसान की आंखें खुशी से छलक उठीं। फिर तो रुद्र ने दान पुण्य का अंबार लगा दिया। सारे दरबारी रुद्र के इस प्रकार के व्यवहार से चकित थे, लेकिन चंद्रभान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। श्रुति को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र को अचानक हुआ क्या। वो रुद्र को घूरे जा रही थी। राजकुमारी अवंतिका की नजर श्रुति के ऊपर ही थी। चंद्रभान ये सब देखकर गुस्से से भरता ही जा रहा था। रुद्र को ऐसा करता हुआ देख उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों की ओर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और उसकी मुट्ठी अपनी तलवार पे कस गई। चंद्रभान अभी गुस्से में तलवार निकाल कर उठने ही वाला था कि तभी दरबार में एक अनाउंसमेंट हुई। सारे दरबारियों को सूचित किया जाता है, गंधार नरेश शकुनी महाराज उदयराज से मिलने के लिए राज दरबार में पधार रहे हैं। इतना सुनना था कि श्रुति और रुद्र की हालत खराब हो गई। दोनों कहां भागे, किधर मुंह छुपाएं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। शकुनी के इस प्रकार अकस्मात आने से सब आश्चर्यचकित थे। रुद्र, जो अभी तक अपने कारनामे से काफी खुश हो रहा था, अचानक से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वो कभी दरबार के एंट्री की तरफ देख रहा था तो कभी श्रुति की तरफ। तभी चंद्रभान की आवाज दरबार में गूंज गई, इस प्रकार आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंधार नरेश शकुनी ने मुझे अपने आने का संदेश भिजवा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उनके आने की सूचना गुप्त रखी जाए, इसलिए मैंने किसी को भी उनके आने की सूचना नहीं दी। वो महाराज उदयराज जी को व्यक्तिगत तौर पे मिलकर शुभकामनाएं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना बताए सीधे दरबार में आने का निर्णय लिया। इधर चंद्रभान जैसे जैसे अपनी बातें कहता जा रहा था, रुद्र और श्रुति के चेहरे की हवाइयां उड़ती जा रही थीं। राजकुमारी अवंतिका इन चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तभी रुद्र ने चंद्रभान से पूछा, लेकिन इस प्रकार उनका ऐसे आना सही नहीं है। किसी भी राज्य की अपनी एक गरिमा होती है, उसका पालन तो अति आवश्यक होता है। आप लोग ही मिलिए, मैं एक राजा के सम्मान को यूं ठेस नहीं पहुंचा सकता। रुद्र ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दाव चला। चलो अंगरक्षिका, हमें यहां से निकलना चाहिए, चंद्रभान उन्हें संभाल लेंगे। रुद्र ने श्रुति को इनडायरेक्टली वहां से चलने के लिए कहा और निकलने लगा। ये सब देखकर अवंतिका को गुस्सा आ रहा था। ये तो सरासर उनका अपमान होगा महाराज उदयराज। वो केवल गंधार नरेश नहीं है, अपितु हमारे राज्य का उनके राज्य के साथ पुराना संबंध है। और तो और वो अपने भतीजे दीर्घबाहु का विवाह प्रस्ताव लेकर पहली बार आए हैं अपनी लाडली बहन के लिए। श्रुति और रुद्र अभी बचने के लिए निकले ही थे, तभी चंद्रभान की बातों ने मानो उन दोनों के पैरों में बेड़ियां डाल दी। पुत्र उदय, चंद्रभान सत्य कह रहा है। तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार न केवल तुम्हारी बहन का रिश्ता खराब कर सकता है, अपितु दोनों राज्यों का रिश्ता जो वर्षों से मित्रतापूर्ण रहा है, उस पे भी आंच आ सकती है। तुम्हारा होना अति आवश्यक है। मां की बातों को सुनकर रुद्र वापस से पलट गया।
उसने महामंत्री की ओर देखा। महामंत्री ने उसकी ओर देखते हुए अपनी नजरें झुका ली। रुद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा था बचने का। इधर श्रुति गुस्से में रुद्र की तरफ देखे जा रही थी और मन ही मन कुछ भुनभुना रही थी। बहुत राजा बनने का शौक था ना, अब भुगतो। श्रुति ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक से उसका चेहरा भी कुछ सोचकर उदास हो गया। शकुनी तो मुझे और रुद्र को देखते ही पहचान जाएगा और मुझे उठाकर सीधा अपने प्रिय भांजे दुर्योधन के हवाले कर देगा। इस बार उसके हवाले होने से अच्छा है इसी राजमहल की छत से कूदकर मैं अपनी जान दे दूं। तभी दरबार में अनाउंसमेंट की आवाज फिर से सुनाई दी। महाराज शकुनी राज दरबार के महाकक्ष में पधार चुके हैं और वो राज दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए महाराज उदयराज, हम उन्हें वहीं से लेकर राज दरबार में आते हैं। रुद्र तो बुत बना खड़ा था। श्रुति वहां से गायब थी। जैसे ही उसकी नजर जाने के लिए उठी, श्रुति को न देखकर उसका मन घबरा गया। इधर हस्तिनापुर कारागार में पिटाई की वजह से गुरु शास्त्री की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जिज्ञासु की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए गुहार लगाई। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यहाँ आइए, देखिए गुरुजी की तबीयत बिगड़ रही है, इनकी सांसें रुकने लगी हैं। बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जैसे उस कारागार क्षेत्र में इन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। अरे कोई है, कोई तो जीवित प्राणी होगा यहाँ, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। जिज्ञासु ने अपनी आवाज को आखिरी छोर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। गुरुजी आंखें खोलिए गुरुजी। जिज्ञासु ने गुरु शास्त्री के पैरों की तलवटी को अपनी हथेलियों से गर्म करते हुए कहा। अचानक से जैसे जिज्ञासु की हालत खराब होने लगी। नहीं गुरुजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी सांसें ऐसे नहीं छोड़ सकते। गुरु शास्त्री की सांसें जा रही थीं। जिज्ञासु लाख कोशिश कर रहा था और उसका कोई असर नहीं था। अचानक से जिज्ञासु की चीख से पूरा कारागार गूंज गया। नहीं! इधर सारे लोग शकुनी के स्वागत के लिए उनके आने वाले मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। रुद्र श्रुति को गायब देखकर बहुत परेशान हो उठा था। इधर उसकी परेशानी राजकुमारी जो उसका हाथ थामे चल रही थी, उन्होंने भांप ली। इतने परेशान क्यों हो रहे हैं महाराज? उस अंगरक्षिका के लिए? राजाओं के सम्मान के लिए राज परिवार जाता है, ना कि दो कौड़ी की दासियां। राजकुमारी ने रुद्र के इस व्यवहार से दुखी होकर गुस्से में कहा और रुद्र का हाथ पकड़कर फिर से चलने लगी। दूसरी ओर शकुनी और विद्रुप अपने बाकी सैनिकों के साथ इधर ही आ रहे थे। रुद्र और पूरा राज परिवार अब उसके सामने वाले गलियारे में आ चुका था। रुद्र यहां बचने की कोशिश करने लगा। शकुनी इनकी तरफ ही मुस्कुराते हुए देखता चला आ रहा था। रुद्र, आज तो तू गया। दोनों बस आमने सामने आने ही वाले थे कि तभी विद्रुप ने शकुनी को रोक दिया। तनी ठहरिए गंधार नरेश, इस यंत्र से प्रकाश निकल रहा है। इस रत्न को थोड़ा इधर करने से ये देखिए। शकुनी की पीठ उनकी तरफ हो चुकी थी, जिससे इधर वाले पक्ष में किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर महाराज शकुनी पलटे क्यों। इधर शकुनी ने जैसे ही यंत्र को चमकते देखा, उसकी आंखें चमक गई। विद्रुप, हम जीत गए विद्रुप। इतना कहने के साथ ही शकुनी जिधर से आया था उधर की तरफ वापस चला गया। उसको इस तरह जाता देख इधर सब परेशान हो गए। ये किस जीत की बात कर रहे थे? चंद्रभान ने जैसे सबसे सवाल किया। इधर रुद्र भी यहां से गायब था। अब ये महाराज कहां चले गए? चंद्रभान ने दूसरा सवाल किया। उसका यह सवाल करना था कि इधर राजकुमारी अवंतिका का चेहरा क्रोध से लाल होता जा रहा था।
सामने वाले महल की छत पे श्रुति और रुद्र खड़े थे और दोनों के बीच कुछ बहस सी हो रही थी। ये क्या पागलपन है श्रुति? हाँ रुद्र, तुम्हें तो मेरी हर चीज पागलपन लगती है ना। अब तुम यहां पर राज करो, पाओ मान सम्मान अपनी प्रजा में। मुझे नहीं जीना यहां। मैं दोबारा दुर्योधन के हाथ नहीं लग सकती, समझे? रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि श्रुति ऐसा क्यों बोल रही थी, लेकिन श्रुति की बातों में किसी बात का डर साफ सुनाई दे रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। रुद्र की आंखों से भी आंसू निकल आए। वो घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। प्लीज ऐसा मत करो और मत रो। कैसे ना करूं? तुम्हें पता भी है कि दुर्योधन ने उस रात मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। दुर्योधन वापस मुझे लेकर जाए, उससे अच्छा है कि मैं इधर से कूद कर अपनी जान दे दूं। श्रुति छत के किनारे तक आ गई थी और वो कूदने ही वाली थी कि तभी रुद्र चिल्लाया, रुक जाओ श्रुति, प्लीज ऐसा मत करो। रुद्र, तुम एक बार मेरी तरह सोच कर तो देखो। लेकिन फिर कुछ सोचकर श्रुति ने फिर से कहा, खैर, मैं बोल भी किसको रही। वैसे भी जो मैं तुम्हें कहूंगी वो तो तुमसे होगा नहीं, तो और मैं क्या करूं? तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तुम मेरी जान ले लो, पर प्लीज अपनी जान मत दो श्रुति। रुद्र ने सिसकते हुए कहा। श्रुति ने भी रोते हुए कहा, फिर वो चिट्ठी खोल दो रुद्र और मेरे सामने पढ़ो। उसमें हमारे जाने का रास्ता फॉर श्योर लिखा हुआ है। रुद्र का यह सुनना था कि चिट्ठी के बारे में सोचकर उसकी हालत खराब होने लगी। मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे। श्रुति के कूदने में सिर्फ एक और कदम का फासला बचा था कि तभी रुद्र चिल्ला उठा, यार लेकिन वो चिट्ठी मैंने अपने कमरे में छुपा के रखी है। हाँ तो लेकर आओ प्लीज, इस बार तो मेरी बात मान लो। श्रुति ने टूटे दिल के साथ उससे कहा। रुद्र को ना चाहते हुए भी वो चिट्ठी लेने जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी श्रुति की जोर की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर वो 2 सेकंड के लिए सहम सा गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की। वो श्रुति को मरा हुआ नहीं देख सकता था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों से अपने आप आंसू की लहर उठ गई थी। उसे अगल बगल का कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। वो श्रुति को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तो वो चिट्ठी तक लेने चला गया था। पर उसे यह नहीं लगा था कि श्रुति सच में सुसाइड कर लेगी। रुद्र की दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन तभी श्रुति की चीख उसे फिर से सुनाई दी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और जब रुद्र ने हिम्मत करके पीछे देखा तो श्रुति को कुछ सैनिक पकड़ कर ले जाने लगे थे। रुद्र श्रुति को जिंदा देखकर एक पल के लिए बहुत खुश हो गया था, लेकिन सैनिकों का ऐसा बर्ताव देखकर वो भी चिल्ला उठा, क्या कर रहे हो? किसने आदेश दिया है ये? लेकिन फिर भी श्रुति को वो लोग उठाकर ले जा रहे थे। तभी छत के ऊपर राजकुमारी अवंतिका आती दिखाई दी, अपनी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ। रुद्र ने रौबीली आवाज में सैनिकों को आदेश दिया, छोड़ो उसे, नहीं तो इसी समय सबको मृत्यु दंड दे दूंगा। रुद्र को इस प्रकार क्रोध में देखकर सैनिकों ने तुरंत ही श्रुति को छोड़ दिया। फिर रुद्र ने राजकुमारी अवंतिका की ओर देखकर कहा, यह सब क्या है राजकुमारी? मैंने उसे कल ही समझाया था कि आइंदा से यदि उसने ऐसा किया तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन उसकी जुर्रत तो देखिए, उसने फिर वही किया, इसलिए मृत्युदंड तो बनता है। राजकुमारी, इसने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं इसके प्राणों की रक्षा कर रहा हूं। मुझे इससे प्रेम नहीं है, मुझे तो आपसे प्रेम है। इतना कहने के साथ रुद्र ने जाकर बड़े प्यार से राजकुमारी अवंतिका को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी आंखों में देखिए राजकुमारी, क्या ये प्रेम उसके लिए दिख रहा है? रुद्र ने राजकुमारी से सवाल किया, खुद का श्रुति के लिए प्यार दिखाते हुए, लेकिन राजकुमारी रुद्र की आंखों में देखती रह गई।
मुझे क्षमा करें महाराज। इतना कहने के साथ ही वो रुद्र के गले लग गई और रुद्र को कस के पकड़ लिया। साथ ही साथ श्रुति को अपनी आंखों से वहां से दफा हो जाने वाले अंदाज में कहा। श्रुति दोनों को इस प्रकार लिपटा देख वहां से अपने टूटे दिल के साथ निकल गई। रात को रुद्र के कक्ष में सभी बैठे हुए थे, सब चिंतित थे। चंद्रभान ने दिखावे की चिंता करते हुए कहा, महाराज शकुनी का इस प्रकार चले जाना मुझे तो कुछ अपशकुन सा प्रतीत हो रहा है राजमाता। हां पुत्र, यूं आना और बिना किसी शिष्टाचार के लौट जाना, आखिर हमसे चूक कहां हुई? राजमाता ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा। तभी महामंत्री वहां श्रुति के साथ आए। श्रुति की आंखें लाल थीं, जैसे वो फूट फूट कर काफी देर तक रोई थी। उसको इस प्रकार देख रुद्र परेशान हो गया। महामंत्री ने उसको इशारे से शांत रहने के लिए कहा। तभी उदयराज की बहन खड़ी हुई और रुद्र के पैरों के पास आकर गिर गई। ये क्या कर रही हो? रुद्र ने उसे उठाते हुए कहा। कुछ नहीं भैया, अब आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। अपनी बहन के लिए आपने कितना कुछ किया है। मैं दीर्घबाहु से बहुत प्रेम करती हूं। यदि यह रिश्ता टूट गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। यदि मैं अपने प्रेम तक को नहीं पा सकती तो जिंदगी जीने का अधिकार क्यों होना चाहिए मुझे? ये सारी बातें कहते कहते बहन सिसक सिसक कर रोने लगी। रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहन के रोने ने पता नहीं उसके ऊपर क्या जादू कर दिया था। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। गंधार नरेश से क्षमा मांगने हम खुद जाएंगे। हम उनके हाथ पैर जोड़कर कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके प्रेम पे कभी आंच नहीं आने देंगे। प्रेम मैंने भी किया है और प्रेम को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। रुद्र की बातें सुनकर राजकुमारी मुस्कुराए जा रही थी, लेकिन श्रुति का गुस्सा बढ़ रहा था। रुद्र उसकी नजर से अभी तक उतरा ही हुआ था। मैं जाऊंगा आज, अभी और इसी समय। रुद्र का ये शकुनी से मिलने का फैसला सुनकर श्रुति शॉक हो गई। रुद्र यहां से उसी समय निकल गया। श्रुति भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। राजकुमारी अवंतिका ने जैसे ही ये देखा, उसने रुद्र को रोकते हुए कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रिश्ता तो मेरा भी इस परिवार से है ना, दोनों साथ चलेंगे। राजकुमारी अवंतिका ने ऐसे कहा जैसे वो सबको सुनाना चाहती थी। उसने आकर रुद्र का हाथ पकड़ लिया। श्रुति पीछे छूट गई। रुद्र ने राजकुमारी का हाथ पकड़ने के बाद अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे श्रुति के साथ राजकुमारी का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अंगरक्षिका, यहां तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें क्या अपने काम का भी ध्यान नहीं? महामंत्री ने गुस्से में श्रुति से कहा। महामंत्री की आवाज सुननी थी कि श्रुति वहां से तेजी से रुद्र के पीछे पीछे निकल गई, परंतु महामंत्री के चेहरे पे चिंता के भाव साफ देखे जा सकते थे। इधर अपने शिविर में शकुनी प्रोफेसर शास्त्री के दिए यंत्र से खेल रहा था। कभी वो गुरु शास्त्री के लगे रत्नों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहा था तो कभी सीधी दिशा में। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, गांधार नरेश शकुनी, गुरु शास्त्री की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनका बचना अत्यंत कठिन हो गया है। शकुनी का यह सुनना था कि उसने सैनिक की गर्दन दबोच ली।
उसके हाथों में पड़ा यंत्र अभी भी ब्लिंक कर रहा था। सच सच बताओ, सच सच बताओ। जी गांधार नरेश, गुरु शास्त्री मृत्युशैया पे हैं, उनका क्या करना है? युवराज दुर्योधन ने पूछा है। गर्दन दबोचे दबोचे शकुनी ने कहा, युवराज नहीं, हस्तिनापुर नरेश बोलो। क्या? हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। इतना कहने के साथ ही शकुनी ने सैनिक का गला छोड़ते हुए उसे दूर धकेल दिया और फिर शकुनी ने अपने पैरों को जमीन से रगड़ते हुए कहा, मुझे गुरु शास्त्री वैसे ही चाहिए जैसे मैं उन्हें छोड़ के गया था, जीवित और कारागार। जाओ और दुर्योधन को मेरा संदेश तुरंत दो। शास्त्री की जान हस्तिनापुर के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उन्हें कैसे भी करके बचाया जाए। अति शीघ्र जाओ तुम। सैनिक तुरंत वहां से निकल गया। मुझे मेरा पासा मिल गया है, अब बस खेल देखते रहो। इतना कहने के साथ ही शकुनी की आंखें चमकने लगी। यंत्र की ब्लिंक लाइट में उसकी आंखें बैंगनी हो गई थी। इधर रथ पे सवार राजकुमारी अवंतिका बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। श्रुति अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। राजकुमारी ने श्रुति को जैसे ही देखा वो निश्चिंत हो गई। रुद्र का रथ शकुनी के शिविर के सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र और राजकुमारी अवंतिका अभी रथ से उतरे ही थे कि तभी श्रुति रथ से उतरकर सामने खड़ी हो गई। महाराज उदयराज, क्या आपका संदेश लेकर पहले मैं जा सकती हूं? रुद्र ने जैसे ही श्रुति की यह बात सुनी वो भयभीत हो गया। अंगरक्षिका, तुम मेरे आदेश का बस पालन करोगी। यहां से केवल मैं जाऊंगा। आप सब लोग मेरी प्रतीक्षा करेंगे। रुद्र ने राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र ने आकर श्रुति की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। मत जाओ रुद्र, महामंत्री का आदेश है। श्रुति ने धीमे से कहा। वो धीरे धीरे ही सही लेकिन महामंत्री के प्रयोजन को समझने लगी थी। बहन को प्रॉमिस किया है कि मैं खुद जाऊंगा तो खुद जाऊंगा। रुद्र ने श्रुति की आंखों में विश्वास के साथ देखते हुए कहा और बिना कुछ और बोले निकल गया। इधर शकुनी अपने खेमे में यंत्र को देखे जा रहा था। उसने विद्रुप से बोलकर अपने आसपास पर्दे की एक 4 दीवारी खड़ी कर दी थी जिसके अंदर आने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। गांधार नरेश शकुनी से मिलने महाराज उदयराज आए हैं। दरबान ने ऊंची आवाज में शिविर के अंदर पूछा। शकुनी ये बात सुनकर चिढ़ गया। इसे भी अभी आना था। विद्रुप, तुम जाकर संभाल लो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। विद्रुप ने शकुनी के आदेश का पालन किया, लेकिन उसने जैसे ही पर्दा उठाया शकुनी ने उसे रोक दिया। रुको विद्रुप, तुम यहीं रुको, उसे आने दो। अभी बाहर मैं इस शिविर का एक भी अंश नहीं जाने देना चाहता हूं। इस यंत्र ने काम करना शुरू भी नहीं किया कि लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इस यंत्र का एक अंश भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तभी शिविर में रुद्र की आवाज गूंज गई, लेकिन रुद्र उस वक्त बहुत डरा हुआ था कि कहीं शकुनी उसे देख या पहचान ना ले। गांधार नरेश शकुनी को उदयराज का प्रणाम। महाराज शकुनी, ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो गया जिसके कारण आप राजमहल से बिना मिले ही चले आए? यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आप मुझे प्राण दंड दे सकते हैं। आपका अपराधी आपके सामने नतमस्तक है। रुद्र ने इतना कहने के साथ ही घुटनों के बल बैठकर अपनी गर्दन झुका ली, लेकिन वो ये सब कहते और करते वक्त बहुत ही डरा हुआ था। तभी शकुनी की आवाज गूंजी। नहीं महाराज उदयराज, आपसे और अपराध, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, अपराध मुझसे हुआ है जो बिना आप लोगों से मिले वापस चला आया। हो सके तो आप इस अपराधी का अपराध क्षमा कर दीजिए। शकुनी ने यंत्र से अपना ध्यान हटाए बिना कहा,
इधर रुद्र ने जैसे ही शकुनी की ये बातें सुनी, वो घुटनों के बल से खड़ा हो गया। महाराज, तो क्या आपके और हमारे राजघराने के बीच जो रिश्ता होने जा रहा है उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी ना? शकुनी ने बिना उस तरफ देखे कहा, आपके राज्य में आते ही मुझे वो मिला है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी बहन को तो मैं विदा करवा के ही अब यहां से जाऊंगा। वैसे भी कल सूर्योदय तक मेरा भतीजा दीर्घबाहु यहां आ जाएगा। रुद्र ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसको भरोसा ही नहीं हुआ। तो गांधार नरेश, आप हम सब से मिलने कब आ रहे हैं? शीघ्र ही। शकुनी ने यह कहा और वापस यंत्र में व्यस्त हो गया। आपके स्वागत की प्रतीक्षा रहेगी। शुभ रात्रि। इतना कहने के साथ रुद्र जैसे ही निकला, हवा का एक तेज झोंका कहीं से आया और इधर शकुनी ने जो घेरा बनाया था उसमें हल्की लाइट ब्लिंक हुई। ये कैसी लाइट है? ये तो प्रोफेसर शास्त्री ने जो हमें डिवाइस दी थी, कुछ वैसी ही लाइट है। कहीं वो डिवाइस शकुनी के पास तो नहीं? रुद्र ने सरप्राइज होकर खुद से पूछा। तब तक विद्रुप शकुनी के शिविर के अंदर के कपड़े को ठीक कर चुका था। शकुनी ने यंत्र को तुरंत ही एक खुफिया डिब्बे में छुपा दिया। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिविर में अंदर 2 लोग ही दिख रहे थे। रुद्र ने जैसा देखा था वैसा कुछ भी नहीं दिखा उसे। जरूर मैंने कुछ और देखा होगा। शकुनी के पास डिवाइस होता तो अब तक वो कुछ ना कुछ अनहोनी कर चुका होता। रुद्र वहां से खुशी खुशी निकल गया, लेकिन उसके मन का सवाल अभी शांत नहीं हुआ था। इधर श्रुति की हालत रुद्र के जाने के बाद से ही खराब होने लगी थी कि तभी रुद्र उधर से मुस्कुराते हुए आया। गांधार नरेश शकुनी ने हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए महाराज उदयराज की तरह कहा। राजकुमारी अवंतिका का चेहरा खिल उठा, जबकि श्रुति शॉक में थी। शकुनी ने रुद्र को कैसे नहीं देखा, और अगर देखा तो ये वापस कैसे आ गया? इधर हस्तिनापुर राजमहल में दुर्योधन और कर्ण चिंतित खड़े थे। मित्र कर्ण, मामा श्री ने मुझे गुरु शास्त्री से यंत्र को ठीक करने का रहस्य उगलवाने के लिए कहा था, लेकिन यहां तो सब उल्टा दिख रहा है। वैद्य जी ने कहा है कि गुरु शास्त्री का बचना कठिन दिख रहा है। कर्ण ने चिंतित दुर्योधन को बल प्रदान करते हुए कहा, मित्र, गुरु शास्त्री को कुछ भी नहीं होगा, तुम धैर्य रखो। मामा श्री शकुनी दूरदर्शी हैं। उन्होंने ही तो गुरु शास्त्री से रहस्य उगलवाने के लिए कहा था। हाँ मित्र, लेकिन गुरु शास्त्री को प्रताड़ित करने के लिए तो नहीं कहा था। यदि गुरु शास्त्री को कुछ हो गया तो मामा श्री के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, साथ ही साथ ब्रह्म हत्या का भी पाप लगेगा। अभी कर्ण दुर्योधन का और साहस बढ़ाता कि तभी अंदर कक्ष से वैद्य जी की तेज लेकिन कांपती आवाज आई। युवराज दुर्योधन, जल्दी आइए। उनके इस प्रकार आवाज देने में भय साफ झलक रहा था। कर्ण और दुर्योधन तेजी से कक्ष के अंदर भागे। इधर उदयराज के राजमहल में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था। रुद्र के गले लगकर बहन ढेरों शुभकामनाएं दिए जा रही थी। मां भी बहुत खुश थी। तभी मां ने सबको शांत करने के लिए कहा, ठीक है, ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाइए। मुझे अपने पुत्र उदय पे पूरा भरोसा था। उसने आज तक कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा था, तो यह भी कैसे छूटता। फिर उन्होंने श्रुति की तरफ देखते हुए उसे अपने पास बुलाया। अंगरक्षिका, तुमने जिस प्रकार महाराज का साथ दिया उसके लिए तुम्हारा भी धन्यवाद। साथ ही साथ मेरी तरफ से तुम्हें ये भेंट। उन्होंने अपने गले में पड़े हीरों की माला श्रुति को देते हुए कहा। इधर अवंतिका ने जैसे ही ये देखा वो जल भुन गई। परंतु राजमाता, महाराज की सेवा का दायित्व दिया गया है मुझे। ये तो मेरा कार्य है, उनके साथ हमेशा खड़ा रहना, उनकी रक्षा करना। इसे इनाम नहीं, उपहार समझकर रख लो। क्यों महामंत्री जी? राजमाता ने महामंत्री की तरफ देखते हुए कहा।
हाँ हाँ, रख लो, रख लो। महामंत्री ने भी राजमाता की बातों का समर्थन किया। सब खुश थे सिवाय 2 लोगों के, चंद्रभान और राजकुमारी अवंतिका। तभी राजमाता ने वापस से कहना शुरू किया, महाराज उदयराज ने इस राज्य की सेवा जिस निष्ठा के साथ की है, आप सभी जानती हैं। उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को अपनी सत्य निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से संभाला है। अब एक उत्तरदायित्व उन्हें और निभाना है। यह इच्छा एक मां की है, तो मां की इच्छा यह है कि। इतना कहने के साथ ही राजमाता ने राजकुमारी अवंतिका को अपने पास बुला लिया। राजकुमारी अवंतिका, यहां आइए। राजकुमारी अवंतिका राजमाता के समीप आ गई। राजमाता ने उनका हाथ रुद्र के हाथों में देते हुए कहा, इस राजघराने की राजकुमारी के विवाह वाले दिन ही महाराज उदयराज का विवाह भी राजकुमारी अवंतिका से संपन्न होगा। राजमाता का यह कहना था कि श्रुति और रुद्र दोनों चौंक गए। राजमाता ने अपनी इच्छा जाहिर करके न सिर्फ श्रुति और रुद्र बल्कि पूरी सभा को चौंका दिया। राजकुमारी अवंतिका का चेहरा तो मानो खुशी से चमक उठा था। वो तो खुशी के मारे जोर से नाचना गाना चाह रही थी, परंतु राजमाता और सारी सभा के सामने उसने खुद पर नियंत्रण रखते हुए सिर्फ शर्माते हुए अपने कक्ष की ओर दौड़ी चली गई। राजकुमारी अवंतिका को इस तरह जाते देख राजमाता हंस पड़ी और बोली, लगता है राजकुमारी अवंतिका शर्मा गई। उदय, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी चंचल और गुणी जीवन साथी मिली है। रुद्र ने चिंतित होते हुए अपना विवाह टालने के लिए राजमाता से कहना चाहा, किंतु राजमाता, वो इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही राजमाता ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कोई किंतु परंतु नहीं महाराज उदयराज। ये सिर्फ हमारी इच्छा ही नहीं बल्कि हमारा आदेश है। हमारे दोनों बच्चों का विवाह एक ही दिन होगा। रुद्र को मजबूरन राजमाता की बात का जवाब मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को हिलाकर हामी भरते हुए देना पड़ा। उसने तुरंत ही आगे बढ़कर राजमाता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आयुष्मान भव। राजमाता ने रुद्र के सर पर हाथ रखते हुए कहा। पूरी सभा में इतनी चहल पहल सी मच गई, पर श्रुति और रुद्र सबसे नजरें बचाते हुए एक दूसरे से नजरें मिलाए जा रहे थे, मानो उनकी खामोशी ही अपने आप में बातें कर रही हो। रुद्र और श्रुति के ऊपर मानो परेशानियों का पहाड़ टूटता जा रहा था। महामंत्री भी इस बात पर गहरे चिंतन में पड़ गए और सोचते सोचते खुद से कहने लगे, अब राजमाता के आदेश को टालने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा, नहीं तो रुद्र और राजकुमारी अवंतिका, नहीं, मुझे कैसे भी अनहोनी को होने से रोकना होगा। महामंत्री अपनी इसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। इतने में राजमाता ने उन्हें बुलाते हुए आदेश दिया, महामंत्री, राजपुरोहित जी को भोजन पर आमंत्रित कर शुभ मुहूर्त निकलवाइए और जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। सारा राज्य किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजना चाहिए। ऐसा प्रबंधन कीजिए कि आने वाले कई सालों तक लोगों को हमारे राज परिवार के विवाह का जश्न याद रहे। महामंत्री ने सम्मान के साथ सर झुकाते हुए जी राजमाता कहा और उनसे जाने की आज्ञा ली। इधर शकुनी अपने शिविर में प्रोफेसर शास्त्री के यंत्र को निहारते हुए अपने पासे को हाथ में लेकर घुमाते हुए मन ही मन में अपनी अगली चाल सोच रहा था। गांधार नरेश, एक सूचना है।
अपने ख्यालों और विचारों में आए विघ्न से वो तिलमिला उठा और उसने गुस्से से सैनिक की तरफ देखते हुए कहा, मूर्ख, तुमसे कितनी बार कहा है जब हम सोच विचार कर रहे हो तब हमें परेशान मत किया करो। सैनिक ने घबराते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मैं तो बस कहो, क्या सूचना लाए हो? शकुनी ने सैनिक की बात को काटते हुए और उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, गांधार नरेश शकुनी, गुरु शास्त्री। सैनिक ने इतना कहा ही था कि शकुनी ने गुस्से के मारे उतावले होते हुए सैनिक को गिरेबान से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्या हुआ गुरु शास्त्री को? जल्दी कहो मूर्ख सैनिक। गुरु शास्त्री, वो प्रगाढ़ बेहोशी की अवस्था में चले गए हैं। सैनिक ने सकपकाते हुए आंखें बंद किए धीमे से कहा। शकुनी ने जैसे ही यह सुना उसने सैनिक को झटके से पीछे धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं। शकुनी के धक्का देने पर सैनिक जमीन पर जा गिरा। शकुनी गुस्से के मारे अपना आपा खो चुका था। वो तिलमिलाता हुआ, जोर से पैर पटकता हुआ तेजी से हस्तिनापुर भागा और सीधे चिकित्सा कक्ष की ओर चला गया। उसने बड़ी जोर से चिकित्सा कक्ष के दरवाजे को खोला और भीतर जाकर गुरु शास्त्री को निद्रा अवस्था में देखा। उसके लिए तो मानो उसकी बनी बनाई बाजी हाथ से निकल गई हो। वो गुस्से से इतना बौखला रहा था कि उसको कोई सुध बुध नहीं थी कि अब क्या करे। वो तेजी से गुरु शास्त्री को घूरते हुए उनके बिस्तर के आसपास चक्कर काट रहा था। फिर वहां बैठे चिकित्सक से बोला, दूर दूर तक हमारे जितने ज्ञानी चिकित्सक नहीं हैं किसी साम्राज्य में। तुम सबका ज्ञान किस मतलब का? तुम एक आदमी को ठीक नहीं कर पाए। क्या है ये प्रगाढ़ बेहोशी? आखिर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया तुमने। चिकित्सक ने घबराते हुए ही सही पर पूरे आत्मविश्वास से कहा, क्षमा करें गांधार नरेश शकुनी। हमने कठोर प्रयास किया, हर जड़ी बूटी, हर चिकित्सा अपना ली, किंतु मूर्खो तुम सब के सब। अगर तुमने प्रयास किया होता तो ये अवस्था में नहीं होता, बल्कि तुम्हारी जगह ये हमसे बात कर रहा होता। गुरु शास्त्री के सुधरने की उम्मीद अब भी है गांधार नरेश। शकुनी ने तिरछी निगाहों से चिकित्सक की ओर देखा। चिकित्सक ने अपनी बात का खुद ही समर्थन करते हुए कहा, जी गांधार नरेश शकुनी, उनका सिर्फ शरीर बेहोश है, दिमाग नहीं। अब भी सांसें चल रही हैं। गुरु शास्त्री अब भी देख और सुन सकते हैं, बस पलटकर उसका जवाब नहीं दे सकते। यदि ईश्वर ने चाहा तो ये एक बार फिर। शकुनी ने चिकित्सक की बातों को गौर से सुना और फिर उसकी बात खत्म होने से पहले ही बोल पड़ा, अरे तो फिर ईश्वर को मनाओ और उन्हें दोबारा एकदम स्वस्थ अवस्था में ले आओ, समझे? जी गांधार नरेश शकुनी, हम पूरा प्रयास करेंगे। चिकित्सक ने इतना कहकर आगे बढ़ के शकुनी के लिए दरवाजा खोल दिया। सारे मूर्ख इकट्ठे कर रखे हैं इस राज्य में। ये कहता हुआ वो तेजी से पैर घसीटता हुआ दुर्योधन के कक्ष की तरफ बढ़ गया। विवाह की घोषणा के पश्चात सभा बर्खास्त की गई। श्रुति दरबार से कक्ष की तरफ जाते हुए अपने विचारों में खोई हुई थी। अपने लिए हर कदम के साथ वो अपने मन में हजारों बातें सोच रही थी। अगर रुद्र ने सच में राजकुमारी से शादी कर ली तो? नहीं, रुद्र ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मुझसे। अपने मन में वो ये बात करते करते बीच में रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, हमें जल्दी से जल्दी कैसे भी प्रोफेसर के डिवाइस का पता लगाना होगा और इससे पहले हालात और खराब हो जाएं। यहां से जाना होगा, नहीं तो वो दुर्योधन किसी न किसी तरह हमें ढूंढ ही निकालेगा। दुर्योधन अपने कक्ष में बैठा श्रुति के बारे में सोच रहा था। अब तुम्हें कैसे ढूंढूं, मेरे सपनों की मलिका, उसने खुद से कहा। वो मन ही मन श्रुति के साथ विवाह के सपने बुन रहा था कि इतने में एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज दुर्योधन, गांधार नरेश शकुनी आपसे भेंट करने आए हैं। हम जिनसे भेंट करना चाह रहे हैं वो मिल नहीं रही और ये मामा श्री हमेशा गलत समय पर भेंट करने आते हैं।
दुर्योधन ने धीमे से खुद से बात करते हुए कहा। जी महाराज। दुर्योधन के धीमे स्वर के कारण न सुन पाने पर सेवक ने पूछा, मामा श्री को भीतर बुलाकर स्थान ग्रहण करवाओ। दुर्योधन ने आदेश दिया। जी महाराज। कहता हुआ सेवक गया और आदर पूर्वक शकुनी को अंदर लाकर स्थान ग्रहण करने को कहा। भांजे भांजे भांजे, शकुनी ने एकदम परेशानी से भरे स्वर में कहा। क्या हुआ मामाश्री? हम पर तो उस मनमोहक स्त्री के प्यार का गुलाबी रंग चढ़ा हुआ है, पर आप क्यों आक्रोश से लाल हो रही हैं? दुर्योधन ने शकुनी के बगल में बैठते हुए पूछा। भांजे, तुम गुलाबी रंग चढ़ाए रहोगे या उस यंत्र की रोशनी से हमारी आंखें चंदिया गई हैं और तुम्हारी निहायत मूर्ख सेना की वजह से गुरु शास्त्री प्रगाढ़ बेहोशी की अवस्था में चले गए हैं। तुम्हारे और हस्तिनापुर के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने जो चाल सोची थी वो बाजी धरी की धरी रह गई। इधर गुरु शास्त्री इस अवस्था में है, अब उस चमकीले यंत्र का प्रयोग कैसे करें, ये कैसे ज्ञात होगा? इतना कहते ही शकुनी किसी गहरी सोच में चला गया। वो कक्ष में लगे झूमर में जलती हुई लौ को एकटक इस तरह देखे जा रहा था जैसे यंत्र में चमकती बिजली को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आ गई। अब आपके दिमाग में क्या मंसूबे चल रहे हैं मामाश्री? दुर्योधन ने शकुनी के माथे की शिकन को देखकर उसका मन भांपते हुए पूछा। कभी कभी बाजी जीतने के लिए एक जोड़ीदार बनाना पड़ता है। शकुनी ने बिना पलके झपकाए एकटक लौ को देखते हुए कहा। आपकी ये पहेली मेरी समझ के पार है मामाश्री। संदेश भेजना होगा भांजे। संदेश? किसको? हमारे खास शातिर मित्र जो अब समधी होने जा रहे हैं, चंद्रभान को। हमें पूरा यकीन है कि उसकी सहायता से हम जरूर दैवीय यंत्र का प्रयोग कर पाएंगे और हमने तुम्हारे और हस्तिनापुर के लिए जो सपने देखे हैं वो जरूर पूरे होंगे। शकुनी ने अपनी बात खत्म की। दुर्योधन अचंभित भाव से शकुनी को देख रहा था। शकुनी ने खत में संदेश लिख के कसकर बांध दिया, फिर सेवक को बुलाया और खत उसके हाथ में देते हुए कहा, एक गुप्त खत भेजना है हमारे मित्र चंद्रभान को। ध्यान रहे खत सिर्फ चंद्रभान को ही मिले। जी गांधार नरेश शकुनी। सेवक ने हामी भरते हुए कहा और खत लेकर वहां से चला गया। यहां श्रुति अपने ख्यालों में महल के गलियारे में से गुजर ही रही थी कि एक बढ़ते हुए हाथ ने कसकर उसका हाथ थामा और जोर से एक स्तंभ की तरफ खींचा। घबराहट के मारे श्रुति की चीख निकलने ही वाली थी कि रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं हूं। श्रुति ने राहत की सांस ली जब रुद्र को यकीन हो गया कि श्रुति अब चीखेगी नहीं, तो श्रुति के मुंह पर से अपना हाथ हटा दिया और फिर उसके करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, श्रुति, मुझे लगता है कि हमारा डिवाइस शकुनी के पास है। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर आज उसके शिविर में मैंने ठीक उसी तरह की रोशनी देखी जो हमारे डिवाइस में दिखती है।